नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम एक नई विधा के बारे में जानने वाले हैं। जो विधा आज हम जानने वाले हैं वो व्याकरण से संबंधित है। व्याकरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण विधा आज हम जानने वाले, जो पाठ हम जानने वाले, जो घटक हम जानने वाले हैं, उसका नाम है संज्ञा। संज्ञा की शुरुआत करने से पहले मित्रों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस संसार में जितनी भी वस्तुएं होती है, जितनी भी व्यक्ति होते हैं, जितने भी प्राणी होते हैं, जितने भी स्थान होते हैं, जितने भी समूह होते हैं, जितनी भी जगह होती है, उनको पहचानने के लिए किसी ना किसी प्रकार से प्रकृति के माध्यम से या मनुष्य के माध्यम से कोई ना कोई नाम दिया हुआ रहता है। उसे पहचानने के लिए कोई ना कोई नाम दिया हुआ रहता है। जैसे आपको पहचानने के लिए आपके माता पिता ने आपको नाम दिया हुआ रहता है, कोई जैसे आकाश, राहुल, रमेश, ऐसा। तो इस तरह से आपको समझ लेना है कि इस संसार में जिन वस्तुओं को, जगह को, प्राणियों को हम देख सकते हैं और जिन्हें हम अनुभव भी कर सकते हैं। जैसे अनुभव किया जाता है, जैसे भाव होते हैं, हमारी भावनाएं होती हैं। भाव हमें दिखाई नहीं देते लेकिन अनुभव किया जाता है। तो जिस प्रकार इस संसार में कोई भी वस्तु है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी प्राणी है जिसे हम देख सकते हैं, और ऐसा कोई भी भाव है जिसे हम अनुभव कर सकते हैं, उनको पहचानने के लिए दिए गए जो नाम होते हैं उसे ही हिंदी भाषा में संज्ञा कहा जाता है। उसे हिंदी भाषा में संज्ञा कहा जाता है। मतलब आप साधारण रूप से क्या समझ लीजिए कि जिसे भी हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, उसे पहचानने के लिए दिए गए जो भी नाम होते हैं उन्हें संज्ञा कहा जाता है। इस तरह से हिंदी भाषा में आज जो हम हिंदी भाषा में ये संज्ञा ये पाठ हम देखने वाले हैं, ये संज्ञा के जो है मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, लेकिन उनमें और भी 2 भेद होते हैं। इस तरह से हम पांचों भेदों को यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। पांचों भी भेदों को हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। संज्ञा के जो 5 भेद होते हैं उनमें होता है सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जो होता है वो होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, तीसरा जो होता है वो होता है भाववाचक संज्ञा। चौथा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। तो इस तरह से इधर मित्रों ये 5 संज्ञा के भेद होता है। इन भेदों को जानने से पहले, इन भेदों को विस्तारित रूप से जानने से पहले हम सभी भेदों का एक एक उदाहरण यहाँ पर देखकर उसे समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से कौन सी संज्ञा कौन से भेद के अंतर्गत आती है। सबसे पहले हम देखने का प्रयास करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जब देखने का आप प्रयास करते हैं तो आपको पता चलेगा कि वहां पर नाम में ही व्यक्तिवाचक यानी व्यक्ति का बोध कराने वाले जो संज्ञा होती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ऐसा आपको एक पूरी तरह से ऊपरी भाग से या ऊपरी अर्थ से आपको समझ आ सकता है, लेकिन आपको याद रखना है मित्रों कि ये सिर्फ व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब सिर्फ व्यक्तियों का बोध कराने वाली संज्ञा नहीं होती है। तो हम देखते हैं संज्ञा मतलब संज्ञा किसे कहा जाता है? किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी भाव और किसी दशा को दिया गया जो नाम होता है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा अगर देखेंगे तो किस तरह से बनेगी? किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी प्राणी, किसी दशा, किसी स्थान यानी जगह को दिए गए नाम को या समूह को दिए गए नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो जब आपको यह एहसास होता है कि किसी व्यक्ति को विशेष रूप से किसी अकेले को पहचानने के लिए, किसी विशेष रूप से अकेले को पहचानने के लिए जब कोई संज्ञा शब्द प्रयोग किया जाता है तब उस संज्ञा शब्द को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब आप क्या समझ गए कि जब भी चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कोई प्राणी हो, कोई समूह का नाम हो, लेकिन जब वो किसी एक को ही पहचानने के लिए, सिर्फ एक का ही बोध कराने के लिए, व्यक्तिगत रूप से पहचान बताने के लिए या विशेष रूप से अकेले का बोध कराने के लिए जब कोई संज्ञा प्रयोग होती तब हम उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे उदाहरण के रूप में हम बोल सकते हैं आकाश, आकाश गांव जा रहा है, गांव जा रहा है, जा रहा है।
आपको इस समझ में आया होगा कि इस उदाहरण में हम देखते हैं कि आकाश जो है ये संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है, लेकिन आकाश ये जो है, ये आकाश शब्द आपको ये बोध कराता है कि किसी एक ही व्यक्ति के बारे में बोध कराया जा रहा है। मतलब जब ऐसा वाक्य कहा जाता है कि आकाश गांव जा रहा है, तो आप क्या बोध लेते हैं, क्या ज्ञान होता है आपको, क्या जानकारी प्राप्त होती है कि कोई एक ही लड़का है, कोई एक ही व्यक्ति है जो गांव जा रहा है। मतलब किसी एक को पहचानने के लिए जब कोई संज्ञा प्रयोग की जाती है, कोई नाम प्रयोग किया जाता है, तब उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब दूसरा भेद देखने का हम प्रयास करेंगे, जिसका नाम है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा जो भेद है वो है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा नाम से आपको इतना तो बोध हो रहा होगा कि किसी जो जाति का बोध कराया जा रहा है, लेकिन अक्सर आपको याद रखना है कि जातियां जिस तरह से हमें बोध होता है, जातियों को जिस तरह से हम अर्थ लेते हैं, जातियों को जिस तरह से हम समझते हैं, उस जाति का और इस जाति का कोई यहाँ पर कोई भी वहां पर कोई भी उसका जुड़ाव नहीं है, लगाव नहीं है, या संबंध नहीं है। जातिवाचक संज्ञा इसका अर्थ ये हुआ कि जब कोई वस्तुएं हैं, कोई व्यक्ति है, कोई प्राणी है, कोई स्थान है, उनके एक से अधिक समूहों को, समान गुणधर्म होने वाले एक से अधिक समूहों को पहचानने के लिए जब एक ही नाम दिया जाता है, एक से अधिक, 2 है, 2000 है, 2 करोड़ है, या 4 है, 5 है, 10 है, ऐसे सभी समूहों को पहचानने के लिए जब कोई एक ही नाम दिया जाता है, तब उसे कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। लेकिन याद रखिए कि जो समूह है वह समूहों में समान गुणधर्म होने चाहिए। उस समूह में समान गुणधर्म है, एक से अधिक है, सबको पहचानने के लिए अगर एक नाम दिया जा रहा है तो जातिवाचक संज्ञा है। उदाहरण के रूप में आप देख लीजिए, लड़कियां नृत्य कर रही है, लड़कियां नृत्य कर रही है, लड़कियां नृत्य कर रही है, नृत्य कर रही है। देखिए, इस उदाहरण से आपको पता चला होगा कि यहां पर जो संज्ञा शब्द प्रयोग हुआ है वो है लड़कियां शब्द। ये जो लड़कियां शब्द यहाँ पर संज्ञा शब्द प्रयोग हुआ है, इससे हमें बोध हो रहा है कि यहाँ पर एक से अधिक लड़कियां नृत्य कर रही है। तो ये लड़कियां शब्द क्या बोध करा रहा है हमें, उनके संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, लड़कियों के संपूर्ण जाति का बोध यहाँ पर कराया जा रहा है। मतलब लड़कियां शब्द से आपको ये बोध हो रहा है कि एक से अधिक लड़कियों का समूह है, और उस तो इससे, इस उदाहरण से आपको क्या समझता है कि जो लड़कियां शब्द है, इस लड़कियां शब्द से आपको इतना बोध हो रहा है कि यहाँ पर एक से अधिक लड़कियों का समूह है, और सभी समूहों को एकत्रित रूप से एक ही नाम से पुकारा जा रहा है लड़कियां। चाहे वो 2 लड़कियां हो सकती हैं, 2000 लड़कियां हो सकती है जो नृत्य कर रहे हैं, सबके लिए एक नाम दिया गया है। इसलिए ऐसे जब एक से अधिक व्यक्तियों को, एक से अधिक प्राणियों को, जब समान गुणधर्म वाले किसी समूह को एक ही नाम दिया जाता है, तब उसे कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा जो भेद है संज्ञा का, वो है भाववाचक संज्ञा, वो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, इस नाम से ही आपको बोध हुआ होगा कि यह संज्ञा है, ये संज्ञा है, लेकिन भावों का बोध कराने वाली संज्ञा है। मतलब आपको भली भांति पता है, आपको भली भांति पता है कि जब हम अपने मन की भावनाएं या भाव जो है वो जब सामने रखते हैं, तब वो हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उसे हम अनुभव कर सकते हैं, या उसे हम पूरी तरह से अनुभव के माध्यम से समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे देख नहीं सकते। तो उसे पहचानने के लिए दिए गए जो नाम होते हैं उसे कहा जाता है वहां पर संज्ञा। लेकिन कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जैसे खुशियां हैं, बराबर है, उसके बाद जो है खुशियां है, उसके बाद मिठास है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसके माध्यम से तो आप इसे समझ चुके हैं कि जिस जिस गुणों के माध्यम से, भावों के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त होती है, बराबर है, वो बताने वाले जो संज्ञा शब्द होते हैं उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे हम बोल सकते हैं गन्ने के रस में मिठास है, गन्ने के रस में मिठास है, या गुलाब जामुन में बहुत मिठास है, गुलाब जामुन बहुत मीठा है, बराबर है। गन्ने के रस में मिठास है, मिठास है। तो देखिए यहां पर जो ये मिठास शब्द प्रयोग हुआ है, यहां पर जो ये मिठास शब्द प्रयोग हुआ है, ये संज्ञा के रूप में हुआ है। लेकिन आपको पता चलेगा कि ये जो मिठास, ये जो उसका गुण है, ये जो उसका भाव है, आप उसे देख नहीं सकते, आप उसे देख नहीं सकते आंखों से, लेकिन अनुभव कर सकते हैं। जब आप
रस पिएंगे तब आपको पता चलेगा कि वो रस जो है उसमें बहुत ही अधिक मिठास है। तो जिस जगह पर ऐसा होता है कि संज्ञा शब्द यानी कि कोई नाम है जो आपको ये बोध करा रहा है कि वहां पर वो किसी भाव या किसी गुणों के बारे में या आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहा है या उस नाम से आपको भाव या गुणों का बोध हो रहा है, तो उस नाम को हम संज्ञा कहेंगे, लेकिन वो संज्ञा होगी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अगला जो भेद है, अगला जो संज्ञा का भेद है वो चलता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, नाम में ही समूह ये शब्द छिपा है, बराबर है। इससे आपको बोध हुआ होगा कि ये जो समूहवाचक संज्ञा है इसमें समूह होगा, यानी समूह का बोध किया जा रहा है, ऐसा वो शब्द होगा। आप सही समझे कि जहां पर एक से अधिक व्यक्तियों का समूह हो, जहां पर एक से अधिक प्राणियों का समूह हो, जहां पर एक से अधिक शहरों का समूह हो या एक से अधिक जगह यानी स्थानों का समूह हो, उन एकत्रित रूप से सभी को क्या कहा जाता है? समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जहां पर समूह है, सभी समूहों को पहचानने के लिए जब एक ही नाम दिया जाता है तब उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन आपको पूरी तरह से भ्रम की स्थिति निर्माण हो सकती है कि इससे पहले मैंने बताया जातिवाचक संज्ञा में भी कि एक से अधिक समूह, एक से अधिक व्यक्तियों का जो समूह होता है उसे पूरी तरह से क्या कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। लेकिन अंतर समझिए, जातिवाचक संज्ञा में जो समूह होता है उनमें समान गुणधर्म होते हैं। जैसे कि लड़कियां, मैंने कहा लड़कियां मतलब लड़कियों की गुणधर्म समान है। बच्चे, मैंने कहा समान गुणधर्म है। विद्यालय शब्द कहा मैंने, समान गुणधर्म है, मतलब समानता है उसमें। लेकिन ये जो समूहवाचक संज्ञा होती है उसमें जो समूह रहेगा उस समूह में किसी प्रकार भी समानता या गुणधर्म की या समान गुणधर्म की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि गांव में, या दूसरा एक उदाहरण ले सकते हैं, हमारी कक्षा पहले मंजिल पर है। हमारी कक्षा पहले मंजिल पर है। यहां पर जो एक कक्षा शब्द प्रयोग हुआ है, ये यहाँ तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि समूहवाचक संज्ञा क्या किसे कहा जाता है। कि यहाँ पर समूह होता है लेकिन उस समूह में समान गुणधर्म नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने कक्षा का उदाहरण लिया। कक्षा जिसे आप क्लास कहते हैं, कक्षा में सभी के लिए जो है एक ही शब्द प्रयोग हुआ है। सभी के लिए एक ही शब्द प्रयोग हुआ है, कक्षा। तो ये जो कक्षा है ये समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि कक्षा में लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होते हैं। तो ये सभी के समूह को, दोनों के बीच में समान गुणधर्म नहीं है। लड़कों के अलग गुणधर्म है, समानता नहीं दोनों के बीच में। लड़कियों के बीच में भी समानता नहीं है। तो लड़के और लड़कियां सभी के समूह को जब हम एकत्रित रूप से कोई नाम देते हैं, यानी ऐसा समूह जहां पर समानता न होने के बावजूद, उनके समान गुणधर्म न होने के बावजूद सभी समूह के लिए जब हम कोई एक ही नाम देते हैं तो उसे कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा। और ये कक्षा जो शब्द है यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। कक्षा है, जानवरों की झुंड है, झुंड ये समूहवाचक संज्ञा है। और सभा है, जो सभा होती है वो सभा भी क्या है? वहां पर समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि सभा में सभी लोग रहते हैं, लड़के रहते हैं, लड़कियां रहती है, महिला रहती है, पुरुष रहते हैं, बूढ़े रहते हैं, बच्चे रहते हैं। उसके बाद सेना है, जो सेना है हमारी देश की, उस सेना शब्द भी समूहवाचक संज्ञा में आता है, क्योंकि उनमें जो सदस्य एकत्रित रूप से सभी समूह को पुकारा जाएगा, अगर वो समान गुणधर्म वाले नहीं है तब उन समूह को पुकारने वाला जो संज्ञा शब्द होगा उसे समूहवाचक संज्ञा में लिया जाता है। अंतिम जो भेद है संज्ञा का वो है पांचवा भेद, जिसका नाम है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा आपको भली भांति ही पता है, नाम में छुपा है द्रव्य। द्रव्य मतलब जो पदार्थ होते हैं, बराबर है। जो ठोस पदार्थ होते हैं, जो तरल पदार्थ होते हैं, उनकी जो सभी नाम होंगे वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तरल पदार्थ हो या ठोस पदार्थ हो। तरल पदार्थ कौन कौन से होते हैं? पेट्रोल है, डीजल है, पानी है, दूध है, ये सभी तरल पदार्थ हैं जिसे आप अंग्रेजी में लिक्विड कहते हैं। और उसके बाद सॉलिड, जिसे आप ठोस पदार्थ कहते हैं, जैसे गेहूं है, चावल है,
उसके बाद धातु है, सोना है, चांदी है, तांबा है, लोहा है, ये सभी के जो नाम होते हैं उस नामों को हम द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत लेते हैं, चाहे वो ठोस पदार्थ हो या तरल पदार्थ हो। तरल पदार्थ हम अगर देखेंगे, तरल पदार्थ तो पानी है, पानी है या उसमें दूध है आदि। अगर ठोस पदार्थ ले लेंगे, ठोस पदार्थ अगर लेंगे हम तो सोना है, चावल है आदि। तो इस तरह से आप समझ चुके हैं कि इस तरह से वहां पर जो है, वहां पर जो भी धातुओं के नाम होते हैं, जो भी पदार्थों के नाम होते हैं, चाहे वो तरल हो या ठोस हो, दूध हो या गेहूं हो, वो सभी के नामों को हम द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत लेते हैं। अब ये जो संज्ञा शब्द है सभी, ये संज्ञा शब्द से भाववाचक संज्ञा भी हम बना सकते हैं। आपको याद रखना है, जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में दोस्त, दोस्ती। दोस्त ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, इसकी भाववाचक संज्ञा बन गई दोस्ती। उसके बाद सर्वनाम शब्द है, संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है, विशेषण शब्द है, क्रिया शब्द है आदि से भी हम जो है संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। मतलब सर्वनाम शब्द है, उसको जोड़कर हम भाववाचक संज्ञा जोड़ सकते हैं, बना सकते हैं। सिर्फ क्या करना होता है कि जो सर्वनाम शब्द है उसके अंत में प्रत्यय के रूप में कोई अक्षर लगाना है और वो उसे आपको जोड़ने का प्रयास करना है। जैसे कि अपना, ये सर्वनाम शब्द है, उसके बाद में आपने प्रत्यय के रूप में लगाया पन, वो शब्द बन गया अपनापन। अपनापन वहां पर क्या बन जाएगा? वहां पर भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि विशेषण के रूप में भी कोई शब्द हो तो उसके अंत में आप प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे मीठा, मीठा शब्द ये संज्ञा शब्द है, विशेषण शब्द है, और इस विशेषण शब्द को आप आस प्रत्यय लगाकर, आस प्रत्यय लगाकर वहां पर भाववाचक संज्ञा बना सकते हो। और मीठा में जब आस लगेगा तो शब्द बनेगा मिठास, शब्द बनेगा मिठास। इस तरह से क्रिया शब्द को लेकर भी आप अलग अलग माध्यम से जो है प्रत्यय जोड़कर वहां पर क्या कर सकते हो, उसे भाववाचक संज्ञा में बदल सकते हो। तो मित्रों, इस तरह से हमने इस पाठ में ये समझने का प्रयास किया कि संज्ञा जो है, संज्ञा उसे कहा जाता है कि इस संसार में, इस प्रकृति पर, इस धरती पर तो इस तरह से आप समझ चुके हैं मित्रों कि इस संसार में, इस धरती पर जितनी भी वस्तु है जिसे आप देख सकते हैं, जिसे आप ऐसे भी कोई भाव है जिसे आप अनुभव कर सकते हैं, यानी जो देख सकते हैं आप या जो आप अनुभव कर सकते हैं, उसे पहचानने के लिए जो हमने नाम दिए हैं उसी नामों को संज्ञा कहा जाता है। ये आज हम जानने का प्रयास किया और हमने ये भी देखा कि संज्ञा के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी एक व्यक्ति को पहचानने के लिए दिएगा नाम, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा मतलब एक से अधिक व्यक्तियों का समूह है, प्राणियों का समूह है, जगहों का समूह है, लेकिन उसमें समानता है, समान गुणधर्म है, तब उसको दिया गया नाम। सबको पहचानने के लिए एक ही नाम दिया गया रहता है, उसे जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मतलब जो हमारे मन के भाव होते हैं उसे पहचानने के लिए दिया गया नाम जो होता है वो भाववाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब जो धातु होते हैं, चाहे वो तरल पदार्थ हो या ठोस पदार्थ हो या धातु हो। तरल पदार्थ मतलब पेट्रोल, डीजल, पानी, दूध, और जो ठोस पदार्थ है गेहूं, चावल, तांबा, सोना, चांदी, जो भी है, ये सभी के नाम जो होते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और समूहवाचक संज्ञा मतलब यहाँ पर समूह होता है लेकिन उसमें समान गुणधर्म नहीं होते हैं, फिर भी सभी समूह को पुकारने के लिए जो नाम दिया जाता है उसे कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा, जैसे सेना, सभा वगैरह। तो इस तरह से हमने ये पाठ जानने का प्रयास किया। धन्यवाद।